So the bond enthalpy is the average of enthalpies required to dissociate the considered bond present in a gaseous compound into free atoms in gaseous state. तो एक बॉन्ड, एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगेगी, और डेफिनेटली बॉन्ड एंथैल्पी वाली बात सिर्फ गैस के केस में ही हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड से रिलेटेड नहीं होगा, एक्सेप्ट आई विल टेल यू व्हाट. Bond dissociation energy, it is enthalpy required to dissociate a particular bond. What does the meaning of particular bond? Specific bond. अब जैसे H2O में कितने OH बॉन्ड है? 2 OH बॉन्ड है. दोनों OH का अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी होगा, वन बाय वन ब्रेक करेंगे तो उनका जो एवरेज होगा दैट विल बी बॉन्ड एंथैल्पी. बट जो इंडिविजुअल बॉन्ड एंथैल्पी होगी उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो सिंपली वी कैन से इंडिविजुअल बॉन्ड एंथैल्पी इज व्हाट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. It is enthalpy required to dissociate a particular bond in a molecule. In case of diatomic molecules, bond enthalpy and bond dissociation enthalpy are identical. Why? Because there's only one bond. If I talk about O2, O2 has only one double bond. If you break that, it will convert into a gaseous atom. So just take the example. We'll learn the definition in front of me. You all people. H2O will give HO plus H. What type of bond is broken here? OH. So that particular OH is broken. That is bond dissociation enthalpy. Again from OH species, अब OH को आप आइसोलेट नहीं कर सकते. दैट इज द डिफिकल्टी. OH इज अनस्टेबल, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते. तो OH का जो OH बॉन्ड है उसको ब्रेक करने वाली डेल्टा H होगा, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहेंगे. तो H2O से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए हमने कितने बॉन्ड ब्रेक किए? 2 बॉन्ड ब्रेक किए. दोनों अलग अलग बॉन्ड OH बॉन्ड थे, पर सिंस द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इज फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, एक OH बॉन्ड ब्रेक हो रही है H2O में, एक OH बॉन्ड ब्रेक हो रही है OH के अंदर, तो दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं. तो थोड़ा बहुत एनर्जी में चेंजेस होगा, थोड़ा बहुत क्या, बहुत चेंजेस हो सकते हैं. पर मैं पूछूंगा टोटल कितना आपने यूज किया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा. दोनों को ऐड करके आपको क्या मिला? H2O gives O plus 2H. Definitely H2O should be in gaseous state. 2 into delta H BOH. ठीक है. If I want to get the average of both, तो डेल्टा H1 plus डेल्टा H2 upon 2 हो जाएगा. तो डेल्टा H plus डेल्टा H1 plus डेल्टा H upon 2 will be average of bond enthalpies. Average of bond enthalpy. और प्रॉब्लम सॉल्विंग में whatever value is given to you, that is average bond enthalpy only, average value only. That means bond enthalpy. So try to learn the definition first. What is bond enthalpy? It is the average of enthalpies required to dissociate the considered bonds. Considered bond. एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर CH बॉन्ड बहुत सारे हैं, सबका एवरेज निकाल लो. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे CH बॉन्ड है, अलग अलग CH बॉन्ड की जो एंथैल्पी होगी ब्रेक करने के लिए, उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे. बट इफ आई टॉक अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट शुड बी O2. तो एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो वही बॉन्ड एंथैल्पी होगा, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा. नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H BE. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेल्टा HR लग रहा है. अब एक बड़ा प्यारा मेथड है. देखिए, रिएक्टेंट्स के सारे बॉन्ड को, चूंकि रिएक्टेंट्स भी किसमें है? गैस में. सारे बॉन्ड को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लगेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी सारे लगेंगे. सो क्लियर है? रिएक्टेंट्स के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे आप, एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यू नीड व्हाट? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. एनी डाउट? नो सर. प्रोडक्ट्स के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए क्या लगेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स. बट I don't want to go to gaseous atom from product. I want to go from gaseous atom to products. Ulta. If the reaction is reversed, what will happen to the delta H? Negative. तो रिएक्टेंट गैस से हम गैसियस एटम गए तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. गैसियस एटम से हम प्रोडक्ट गए तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट विद नेगेटिव साइन. और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए तो दोनों क्या करना पड़ेगा? ऐड. वो शुड बी एडेड.
फॉर्मूला क्या हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। पर ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन ऑल reactants and products are in gaseous state. Enthalpy of atomization. It is enthalpy change when one mole of a substance is completely dissociated into atoms in gaseous state. Into gaseous atoms भी कर सकते हैं, into gaseous atoms. तो H2 गैस को ब्रेक किया हमने, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो गई, HH। CH4 को हमने ब्रेक किया, C+4 हाइड्रोजन, इट इज 4 into CH। ये ECH क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड। तो CH4 के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके हमने एटम्स में कन्वर्ट कर लिया, उसको बॉन्ड एंथैल्पी कह दिया। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। Na सोडियम गिव्स Na गैस। अब देखो Na सॉलिड है, सॉलिड से गैस बनानी है, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, डेल्टा H एटोमाइजेशन डेल्टा H सब्लिमेशन होगी। और सब्लिमेशन क्या होती है, फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन, है ना। डेल्टा H सब्लिमेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा H फ्यूजन, फ्यूजन मेल्टिंग प्लस डेल्टा H वेपोराइजेशन। तो किसी भी चीज को आप उसके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दें, उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। नाउ रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी जीओसी में, तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बाय डेफिनेशन है, प्रॉब्लम इसे सॉल्व होती नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व होता है इससे, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्वेबल और एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल। जो थ्योरेटिकल वाली वैल्यू है वो किससे नहीं मिलती है, यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। जो ऑब्जर्व वाली वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल गिवन रहता है, फ्रॉम दैट रेजोनेंस निकाल सकते हैं। अगर रेजोनेंस एनर्जी सेम ना, अगर रेजोनेंस एनर्जी जीरो हो जाए तो थ्योरेटिकली क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। कंबशन थ्योरेटिकल माइनस कंबशन ऑब्जर्वेबल, एटोमाइजेशन थ्योरेटिकल माइनस एटोमाइजेशन ऑब्जर्वेबल, फॉर्मेशन ऑब्जर्वेबल माइनस ऑब्जर्व्ड माइनस थ्योरेटिकल। सिर्फ फॉर्मेशन वाले में क्या होती है, ऑब्जर्व माइनस थ्योरेटिकल होती है, अदरवाइज सब में थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व्ड होता है। पूरा समझाया आपको जीओसी ऑलरेडी। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन assuming no resonance from following data। तो C सिंगल C दिया हुआ है 83 किलो कैलोरी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड C दिया हुआ है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन दिया हुआ है ऑफ C। देखो हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ C दिया हुआ है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H दिया हुआ है, H2 नहीं दिया हुआ है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H दिया हुआ है। तो हाफ H2 से H की बात करेंगे, H2 से H की बात करेंगे तो H2 से 2H की बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ 2H H2 हो जाएगा। एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस बनाना दिया हुआ वैल्यू। तो यू हैव टू फाइंड आउट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ट्राई टू फाइंड आउट। मुश्किल सवाल है लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट, डोंट राइट द क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन।
So they are asking heat of formation of benzene. So first you have to write what? First you have to write the reaction for formation of benzene. What kind of reaction you have to write? Carbon graphite plus hydrogen gives what? Benzene. और देखो यहाँ पे बेंजीन गैस लिखा हुआ, लिक्विड लिखा हुआ नहीं, बिकॉज एवरीथिंग नीडेड इन व्हाट? गैसियस फॉर्म. तो सी ग्रेफाइट, हाइड्रोजन गैस, ये ग्रेफाइट है और ये गैस, तो ये मुझे चाहिए. अब इस क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पूरा रिएक्शन में सब कुछ गैस है, बट कार्बन ग्रेफाइट गैस नहीं. तो पर अगर कार्बन ग्रेफाइट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो फिर कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, कार्बन ग्रेफाइट से सी गैस बनाने में 170.9, H2 गैस से 2 गैस बनाने में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2, बट हाफ H2 से बनाने में 52.1 दिया हुआ है. ठीक है, तरीका क्या था भाई? सभी को गैस में ले जाओ, गैसेस आइटम में ले आओ. उसको गैसेस आइटम में ले आया, 6 इंटू 170.9 हो गया. हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन बनाने में 52.1 है, तो मुझे 6 हाइड्रोजन आइटम बनाने हैं. 6 इंटू 52.1 लिखा हमने. अब C6H6 के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे, कोई रेजोनेंस नहीं है. तो अगर रेजोनेंस नहीं है तो बेंजीन के अगर बॉन्ड्स देखोगे, बेंजीन के अगर बॉन्ड्स देखोगे, दीज आर द बॉन्ड्स. 6 कितने बॉन्ड्स हैं? 6 बॉन्ड है CH के, 6 बॉन्ड है डबल बॉन्ड के, 6 बॉन्ड है C 3 बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C के, 3 बॉन्ड है C सिंगल C के. सबके बॉन्ड एंथैल्पी दिए हुए. तो C6H6 गैस से अगर हम सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी? 3 इंटू 83, बिकॉज 3 CC बॉन्ड है, 3 into 140 and plus 6 into 99, so that you will get 6 carbon gas and 6 hydrogen gas. तो इससे ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई. इससे ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस, वही मेंशन कर दिया है, 6 into this minus 3 into this, it is equal to a delta H of reaction. Please write in your notebook completely the methods. कैसे लिखा? श्रेय समझ में आया मेथड? हाँ सर. तो करना तो कुछ था ही नहीं, देखा जाए तो करना कुछ नहीं था, बस यही तो था. रिएक्टेंट, सारी रिएक्टेंट को इवन गैस ना रहे, सॉलिड भी रहे, तो भी आप ला सकते हो, पर वहां पे बॉन्ड एनर्जी नहीं होगा ना. होगा क्या बॉन्ड एनर्जी, बताओ? अगर मैं पहले मान लो यहाँ पे H2O लिक्विड हो, मुझे गैस लाना है, तो पहले H2O लिक्विड से पहले H2O क्या बनाना पड़ेगा? गैस. तो ये एंथैल्पी देनी पड़ेगी, फिर H2O गैस ये लाना पड़ेगा, फिर 2 इंटू क्या करोगे? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, like this. Understood? समझ में आई बात ये वाली? हाँ सर. हेलो, तो देखिए लिखा है कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कंपेयर्ड विद 1 केक्यूल स्ट्रक्चर. व्हाट इज केक्यूल स्ट्रक्चर? जानते हैं? व्हाट इज केक्यूल स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. मतलब इसमें बॉन्ड दिखते हैं, हाइब्रिड है बॉन्ड नहीं दिखते. फॉलोइंग डेल्टा HF ऑफ CH4 पता है, डेल्टा HF ऑफ C2H6 पता है, डेल्टा H ऑफ इथिलीन पता है, बेंजीन पता है, सब दे दिया गया आपको. अब उसको कैसे हैंडल करेंगे निकालने के लिए, ट्राई टू वर्क ऑन इट. ये आप होमवर्क करना, ये भी होमवर्क करना. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अब फिर से यहाँ से एक एक डेफिनेशन मेरे साथ याद करते जाइएगा.
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं जब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स हो, एक गिवन हो, या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज इनफाइनाइट। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solute is dissolved in a definite quantity of solvent to produce a solution of desired concentration. Hi-fi definition, otherwise if you check the reaction you will get the idea. I am having HCl gas, I'm adding into 10 H2O molecule. I have got a concentration of HCl in 10 H2O molecule. If 1 mole of HCl is dissolved in 10 moles of H2O, I'm having this concentration. इसी को इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अगर HCl को मैं 25 मोल्स ऑफ H2 में डाल दूं तो ये लिखेंगे ब्रैकेट में, तो बता दूंगा ब्रैकेट के अंदर कि कितने मॉलिक्यूल्स आपने यूज किया था, कितने मोल्स यूज किया था। बट अगर HCl गैस को हमने एक्वस डाल दिया तो एक्वस मतलब होता है इनफाइनाइट अमाउंट, लार्ज अमाउंट, HCl एक्वस लिख देंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ऑल आर डिफरेंट। When large amount of solvent is taken, the enthalpy change is called enthalpy of solution at infinite dilution. If amount of solvent is not mentioned, consider excess or infinite amount, that is aqueous. So when large amount of solvent is taken, the enthalpy change is called enthalpy of solution at infinite dilution. NaCl solid plus aqueous, NaCl aqueous, delta is solution, NaCl solid plus aqueous। अब NaCl aqueous का मतलब क्या, डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली, वो किसमें ब्रेक हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन था जब हम सॉल्यूट को वाटर में डाल रहे हैं। नेक्स्ट वो टर्म क्या है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, मतलब पहले से कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है and you want to change the concentration by diluting it. The enthalpy change when a solution containing 1 mole of solute is diluted from one concentration to another concentration. HCl gas plus 40 H2O, HCl 40, ये क्या था, enthalpy of solution। HCl aqueous plus aqueous, HCl gas plus aqueous, ये भी क्या था, enthalpy of solution। तो सब्ट्रैक्ट कर दें, अच्छा aqueous का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। तो aqueous में अगर 40 कम भी कर दोगे तब भी वो क्या रहेगा, aqueous ही रहेगा। तो HCl 40 H2O plus aqueous giving HCl aqueous। तो ये पहले से एक सॉल्यूशन था मेरे पास एंड वी आर डाइल्यूटिंग टू एक्सेस वाटर, विथ एक्सेस वाटर तो निकाला हमने। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी चेंज होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, it is used in following type: enthalpy of hydration of anhydrous or partially hydrated salt, enthalpy of hydration of anhydrous or partially hydrated salt, और enthalpy of hydration of gaseous ion। there are two type, दोनों डिस्कस करते हैं। पहला टाइप देखिए, it is the enthalpy change when 1 mole of anhydrous or partially hydrated salt combines with required amount of water to form a specific hydrate। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वहां भी गैस प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर गिविंग सम सॉल्यूशन, यहाँ भी CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O लिक्विड गिविंग CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड, क्या डिफरेंस है। तो नाम दोनों में डिफरेंस कैसे होगा। Here CuSO4 plus 5H2O liquid giving CuSO4 dot 5H2O, there HCl gas plus 10H2O giving HCl 10H2O। So what is the difference between enthalpy of solution and enthalpy of hydration, tell me।
बताइए। ऊपर वाले में सॉल्यूशन तैयार किया हमने, इट्स अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट हाइड्रेटेड, इट इज सॉल्यूशन। बट नीचे में पहले भी सॉलिड था, वो बाद में भी सॉलिड है, देखिए। इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of anhydrous or partially hydrated salt combines with required amount of water to form a specific hydrate। वो सॉल्यूशन नहीं बनाया, वो अभी भी क्या है, सॉलिड ही है। so that is a major difference। CuSO4 solid plus H2O liquid giving CuSO4 H2O liquid। CuSO4.5 H2O solid, ये सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ सॉलिड नहीं है, प्लस 795 H2O गिविंग CuSO4.H2O liquid। ये दोनों एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गए। सब्ट्रैक्शन करने से क्या मिला, ये भी सॉलिड मिला और ये भी सॉलिड मिला। दिस एंथैल्पी इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट सब्ट्रैक्ट करने से जो मिला वो क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सीरियस क्लियर है? हेलो, हाँ सर। सिंपल बोलते हैं ना बेटा, तुरंत खत्म हो जाएगा, टॉपिक में कोई दम नहीं। When 1 mole of gaseous ion is hydrated in large amount of water to form an ion, aqueous ion or hydrated ion। अब ऑलरेडी Cl माइनस मान ली मेरे पास है, aqueous मतलब वाटर डाल दिया, लार्ज अमाउंट कह दिया उन्होंने, Cl माइनस aqueous, इसको भी बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जिसमें यूज कर सकते हैं, एक एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड बनाना और पार्शली हाइड्रेटेड से कंप्लीट हाइड्रेटेड बनाना, और दूसरा आयंस को गैस से किसमें कन्वर्ट करना, एक्वस के फॉर्म में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयन, अब ये एंथैल्पी का मतलब ही क्या होता है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज फाउंड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड और रेफरेंस स्टेट। तो मुझे अगर Cl माइनस एक्वस बनानी है तो डेल्टा एच लिख दिया। Cl माइनस में कौन से एलिमेंट है, Cl, Cl का कौन सा स्टैंडर्ड स्टेट होता है, Cl2, तो हाफ Cl2 गैस लिख दिया एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज चाहिए तो इलेक्ट्रॉन प्लस एक्वस चाहिए तो लिख दिया। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। सिमिलरली मुझे OH माइनस बनानी है तो कौन कौन से एलिमेंट है, O2 और H2 लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाफ O2 एंड हाफ H2, इलेक्ट्रॉन और एक्वस। Na प्लस एक्वस बनानी है तो सोडियम इज द स्टैंडर्ड स्टेट प्लस एक्वस, इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब लर्निंग क्या है ऐसी क्लास की कि H प्लस एक्वस बनानी है तो H2 से बनाओगे, पर डेल्टा HF ऑफ H प्लस एक्वस हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड H प्लस इज टेकन एज व्हाट, जीरो बाय कन्वेंशन। जीरो होती नहीं है, सॉल्विंग में जीरो लेते हैं। तो एक तो डेल्टा HF हम लोग लेते थे, स्टैंडर्ड एलिमेंट का डेल्टा HF जीरो होता है, दूसरा H प्लस एक्वस का भी क्या होता है, जीरो होता है। याद करिए, H प्लस एक्वस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जीरो होती है। Strong acids and salts are strong electrolyte। Now enthalpy of ionization defined for weak electrolytes, weak acid and weak base। अब वीक है, इसको आयोनाइज करनी है, इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव। पॉजिटिव को मतलब ही क्या हो गई, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब। Enthalpy change when 1 mole of weak electrolyte in aqueous solution is completely ionized। और अगर मैं बोल दूं पहले से कुछ आयोनाइज्ड है, 1 में पहले से कुछ आयोनाइज्ड है, तो कितना रिमेनिंग होगा, 1 माइनस अल्फा। तो कितनी एनर्जी लगेगी, 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा एच आयोनाइजेशन। We'll discuss that। Consider a weak acid HA। तो HA से H प्लस A माइनस बनाने के लिए इतनी एंथैल्पी चाहिए। H डेल्टा H आयोनाइजेशन, वीक एसिड क्या होगी, पॉजिटिव। अगर मैंने ये मान लिया कि H प्लस और A माइनस कंप्लीटली बनाने में 1 मोल को लगने वाले हैं डेल्टा एच आयोनाइजेशन, बट अगर T इक्वल टू 0 पे या T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये खुद ब खुद डिसोसिएट कर गया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, दिस वन।
सिर्फ इतने को ही आयोनाइज करनी है ना, तो मुझे बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, इनटू 1। जब 1 मोल को आयोनाइज करनी है तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन, बट 1 माइनस अल्फा को करनी है तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन इनटू 1 माइनस अल्फा, बिकॉज ये 1 मोल के लिए था, तो 1 माइनस अल्फा मोल के लिए क्या होगा, इनटू 1 माइनस अल्फा। एंथैल्पी और न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव पार्ट इसी में है। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट मींस 1 equivalent, 1 gram equivalent of base, 1 equivalent of base undergo complete neutralization in aqueous solution. Now you can tell me, आपको याद होगा normality of acid is equal to normality normality of acid equal to normality of base, अब base नहीं क्या था वो H plus equal to molarity of H plus। अब सबको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज जो वॉल्यूम एसिड का होगा वही वॉल्यूम उसमें से H plus का मिलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड ही कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड should be equal to number of equivalent of H plus should be equal to number of moles of H plus। किसके लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एप्लीकेबल। तो अब देखो इस सेंटेंस को तो हम ये भी पढ़ सकते हैं, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of acid, 1 mole of H plus is reacting with 1 mole of base undergoes complete, 1 mole of H plus reacting with 1 mole of OH minus in aqueous solution। एंथैल्पी चेंज 1 अब 1 मोल H plus यूज हुआ, 1 मोल OH माइनस यूज हुआ, कितने वाटर बनेंगे, 1 मोल बनेंगे। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, और वाइस वर्सा। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, -13.7 और 57.1 किलो जूल, यहाँ पे किलो कैलोरी, यहाँ पे किलो जूल है। इंडिपेंडेंट ऑफ एसिड बेस टेकन, कौन सा एसिड ले रहे हैं कौन सा बेस ले रहे हैं मैटर नहीं करता, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फ्रूट क्या बनाने वाला है, कंप्लीट टेस्ट प्लस OH बनाने वाला है। However, the magnitude of enthalpy change decreases when any one of the acid is weak। क्यों? क्योंकि अगर एक वीक एसिड ले लिया आपने तो उससे सारे स्पेस तो मिलेंगे नहीं, तो उसको आयोनाइज करने के लिए मुझे बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो बाहर से हीट सप्लाई करोगे तो जो -57.1 है वो ऐड करनी पड़ेगी उसमें, और फिर वो लेस नेगेटिव बन जाएगा, और लेस नेगेटिव का मतलब लेस एनर्जी रिलीज। ये बात समझ में आई? -57.1 किलो जूल मिलता मुझे, पर -57.1 नहीं मिल पाएगा, बिकॉज some energy will be utilized to ionize the weak acid or weak base। एक्सेप्शन क्या है, HF के साथ, HF weak acid है, HF is weak acid, still the magnitude increases due to size of small size of F minus, क्योंकि वो काफी हाइड्रेशन होता है। जैसे आपका सॉल्ट बनेगा in which the anion is F minus will be surrounded by water molecule extensively and energy will be released।
तो जो HF वीक था उसको ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लग रही थी उससे ज्यादा मिल जाता है हाइड्रेशन से, तो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। एग्जाम्पल देखिए, केस 1, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन NaOH प्लस HCl रिएक्शन कराया हमने। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaCl सॉल्ट। तो आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ salts are strong electrolyte। तो NaOH से Na प्लस OH माइनस बनेंगे, Cl से H प्लस एंड Cl माइनस बनेंगे, टूट के Na प्लस H बना। अब Na प्लस कैंसिल कर लीजिए, Cl कैंसिल कर लीजिए, व्हाट इज रिमेनिंग? H प्लस एंड OH माइनस। तो आप कैसा भी ले लो बेस, KOH ले लो, यहाँ पे HNO3 ले लो, व्हाट विल हैपन? K plus and NO3 minus will be cancelled out and remaining with what? This reaction। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। वही अगर मैं उल्टा पूछूं तो क्या बोलोगे? +13.7, बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप जानते ही हैं उसकी आयनाइजेशन क्या होती है, पॉजिटिव होगी। तो H plus and OH minus giving H2O, this is a reaction for strong acid strong base independent of strong acid strong base taken। अब लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, डजंट मैटर, यू कैन टेक एनी वन, सबका फॉर्मूला सिमिलर ही आएगा। तो अज्यूम क्या कर लिया हमने, CH3COH क्या होती है? वीक एसिड। NaOH क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो CH3COH तो कंप्लीटली टूट गया, NaOH कंप्लीटली टूट गया, तो व्हाट इज एंड अप? CH3COH plus OH minus giving CH3CO minus plus H2, Na plus will be cancelled। so this is a reaction for enthalpy of neutralization for, तो ये नेट रिएक्शन होगी। इसमें आपको दिख रहा होगा कि वीक एसिड तो है इसमें, चलो OH माइनस H2O नहीं आया पर वीक एसिड तो दिख रहा है। तो वीक एसिड अगर दिख रहा है तो कौन सा वीक एसिड है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस रिएक्शन व्हिच इज द नेट रिएक्शन फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन can be achieved, can be formed by using two reactions। CH3COH gives CH3COH plus H delta H ionization weak acid, H plus plus OH minus giving H2 liquid, delta H neutralization for strong acid strong base। if you add these two, what will happen? H plus cancel, CH3COH plus OH minus giving CH3CO minus plus H2O। it means what you can write, first reaction can be written as a summation of 2 and 3। if you add the two reactions, their enthalpy will be also added, and for the net reaction will be, it is equal to that। So delta H neutralization WA strong weak acid strong base should be equal to delta H neutralization for strong acid strong base, so delta H ionization weak acid। if alpha is given, इसका सेंस क्या होता है कि HA थोड़ा सा पहले से टूटा हुआ है, कितना टूटा हुआ है? अल्फा परसेंटेज टूटा हुआ है बोल सकते हैं आप, तो 1 माइनस अल्फा बचा हुआ है, तो सिंपली डेल्टा H आयोनाइजेशन था, उसकी जगह पे क्या करनी पड़ेगी? 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई। पूरा रिवाइज करिए अच्छे मेरे सामने, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, तो अभी याद होना चाहिए सबको, करिए।
हो गया श्रेयस? हो गया सर। देखिए, इसको एज अ होमवर्क लिख के करिएगा, अभी लिख के करने के लिए बोल दूंगा मैं केस 3 करने के लिए। केस 1 केस 2 समझिए। केस 3 विल बी व्हाट? डेल्टा इज न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ट्राई टू टेक द एग्जांपल, ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑब्वियसली क्या होगा? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा? वीक बेस। अगर अल्फा ले लिया तो 1 माइनस अल्फा इनटू डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। प्लीज चेक दिस, देखो अच्छे से। थर्ड केस आप लिखे लिख के करेंगे। Okay, yes. ट्राई टू राइट द थर्ड केस के लिए पूरा सेम टू सेम सेक्शन, पूरा सेम टू सेम ट्राई टू राइट फॉर द थर्ड केस। एंड फोर्थ केस के लिए क्या हो जाएगा बताओ राफिया? वीक एसिड वीक बेस दोनों हो जाए तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन वीक एसिड प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन वीक बेस। अगर दोनों का अल्फा दिया हुआ तो दोनों में 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे डिपेंडिंग व्हाटएवर इज गिवन टू यू। But try to write complete thing by taking the example of strong acid and weak base. What is the strong acid ले लोगे? HCl ले लोगे. What is the weak base you have to take? NH4OH ले लोगे.
डन, काफी हो गया। हाँ सर। बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है ना, और कुछ नहीं करना। वहाँ पे, यहाँ पे CH3COH है, वहाँ पे क्या आएगा? NH4OH। यहाँ पे OH माइनस है, वहाँ पे क्या आएगा? H प्लस। यहाँ पे NH4 प्लस, यहाँ पे H2O। दो रिएक्शन क्या आएंगे? NH4OH gives NH4 plus and OH minus, and second reaction will be same. Case 3, case 4 वही दोनों के लिए। Try to solve this question. दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए अभी। If enthalpy of nucleation of weak acid Ha with strong base is minus 12.8, देखो मैग्नीट्यूड कम हो गई, इसका 12.8 मैग्नीट्यूड का 13.6 है, 13.7, 13.7 मतलब 13.7 ज्यादा रिलीज होगी डेफिनेटली मोल क्वांटिटी। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड में बन जाएगा, ये कुछ है ही नहीं। ऑफ HA is 1 किलो कैलोरी पर मोल, फाइंड अल्फा, निकालिए। और सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज -286 किलोजूल पर मोल, फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ aqueous OH, फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ aqueous OH-। एक मिनट करिए अभी। तो यहाँ तक आया तभी नहीं बोला, हम पूछे कहा चुका।
हम्म, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। कुछ था ही नहीं बेटा, फॉर्मूला डाल देना ना। वीक एसिड वाला फॉर्मूला है। व्हाट इज फॉर्मूला? डेल्टा इज न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू डेल्टा इज न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो वैल्यू पता ही है। और 1 - अल्फा डेल्टा एच आयोनाइजेशन किसका? वीक एसिड का। ये तो पता है मुझे, -13.7। ये उन्होंने दे दिया 12.8। ये भी दे दिया 1। तो अल्फा निकालिए। ये सेकंड वाला किया, कर रहे हो? कर रहे हैं। चलिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
Anyone solve this question? Solve हुआ किसी से? श्रेया solve हुआ? सर वो एक ही क्वेश्चन कौन सा लेना है? वही नहीं बताऊंगा मैं, वही तो पता होना चाहिए। तो अच्छा है, मैं नहीं बता रहा, रुको मैं पहले खत्म करता हूँ फिर उस पर जाऊंगा क्वेश्चन। हाँ, टॉपिक खत्म हो गई है, ये एक अलग टॉपिक है जो जेई सिलेबस में पढ़ना तो नहीं है, देख लीजिए फिर भी। जूल थॉमसन इफेक्ट, जैसे आप जानते हैं एक फॉर्मूला, इन्वर्जन टेम्परेचर याद है क्या था? 2A अपॉन RB। बॉयल्स टेम्परेचर याद है? A अपॉन RB। क्रिटिकल टेम्परेचर याद है? 8A अपॉन 27 RB। You know this. जूल थॉमसन इफेक्ट, whenever a gas, डेफिनेटली रियल गैस की बात कर रहे हैं, बिकॉज आइडल गैस को आप कूल नहीं कर सकते, आइडल गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कूल तो कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। whenever gas, real gas allowed to expand through a small hole or orifice from high pressure to low pressure under adiabatic condition. Adiabatic condition का मतलब heat supply बाहर से नहीं हो रही है, it suffers a change in its temperature. Greater is the difference in pressure, greater the change in pressure. Pressure dependence of temperature during expansion is given by Joule-Thomson coefficient, that is del T upon del P at constant enthalpy. Now recall, for ideal gas, अगर enthalpy constant है बेटा, तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा? 0 फॉर, सॉरी डेल्टा 0 हो जाएगा, जो होती नहीं है। और डेल्टा एच अगर 0 हो गया तो एनसीपी डेल्टा टी क्या हो जाएगी? 0। और डेल्टा टी क्या हो जाएगी? 0। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर आइडियल गैस। जो एनसीपी डेल्टा टी का फॉर्मूला था किसके लिए? आइडियल गैस के लिए था। del T upon del P at constant enthalpy, इसका मतलब ही क्या हुआ? Partial derivative of temperature with respect to pressure keeping enthalpy constant. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट है। म्यू जेटी पॉजिटिव, अगर डेल पी निगेटिव है, क्योंकि हम लोग हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहे हैं, तो डेल पी हमेशा नेगेटिव ही होगा, देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस। वैक्यूम ले लो या लो प्रेशर ले जाने लो, तो डेल पी अगर नेगेटिव है और डेल टी भी नेगेटिव है, डेल टी नेगेटिव है, तो म्यू जेटी क्या हो गया? पॉजिटिव, है ना? बोलिए। हाँ अगर डेल पी तो हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, अगर म्यू जेटी नेगेटिव है और डेल पी नेगेटिव है तो डेल टी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो डेल टी मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? हीटिंग इफेक्ट। म्यू जेटी इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, बिकॉज एच कांस्टेंट अगर हो जाए तो डेल्टा टी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इन्वर्जन टेम्परेचर 2A अपॉन RB, जो आपको बताया मैंने, इफ टी इज लेस देन टी आई, इफ टी इज लेस देन टी आई तो क्या इफेक्ट होती है? कूलिंग इफेक्ट। इफ टी इज मोर देन टी आई, हीटिंग इफेक्ट होती है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम अगर हो सिचुएशन तो कूलिंग इफेक्ट होगी, अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आप ले जाएंगे तो। देखा, जनरली एट रूम नॉर्मल टेम्परेचर कूलिंग इज सीन। मतलब अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, नॉर्मल का मतलब होता है रूम टेम्परेचर की बात करूं, और गैस को मैं अगर जूल थॉमसन इफेक्ट कराऊं तो हमें क्या दिखेगा? कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होती है या नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो टीआई से जनरली क्या होती है? कम होती है। एक्सेप्शन हाइड्रोजन और हीलियम, इन्वर्जन टेम्परेचर इज वेरी लो। तो जो हाइड्रोजन हीलियम होता है उसका जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम होता है, रूम से भी कम होता है। तो फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एट रूम टेम्परेचर कौन सी इफेक्ट हो जाएगी? हीटिंग इफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर से अगर एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर कम हो तो कूलिंग इफेक्ट होगी। और जो रूम टेम्परेचर होती है या नॉर्मल टेम्परेचर होती है वो सभी गैसेस के लिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम
क्या होती है वो, उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होती है, इसलिए हमेशा कूलिंग इफेक्ट दिखता है। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट का मतलब होता है कूलिंग इफेक्ट मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्या सभी केसेस में एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन हीलियम। पर हाइड्रोजन हीलियम का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है। तो हाइड्रोजन हीलियम का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है, जिससे रूम टेम्परेचर पर अगर ये एक्सपेरिमेंट करो, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस करो, जूल थॉम्सन इफेक्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो वो हीटिंग इफेक्ट दिखेगी। तो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एट रूम टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। और लास्ट रिजल्ट देखिए, ये खत्म करते हैं फिर हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे, बिकॉज ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है कुछ में। Derive expression for work done in the case of isothermal reversible expansion of real gas or van der Waals gas। अब वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला, रिवर्सिबल की बोल देंगे तो माइनस पी डीवी, और पी इज द, व्हाट इज पी हियर, प्रेशर ऑफ गैस। तो पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल हो गया, फॉर 1 मोल। तो उसको सिंप्लीफाई करके हमने पी का एक्सप्रेशन निकाला, dw इक्वल टू माइनस पी लिखा और p की जगह पे पुट कर दिया हमने पूरे पार्ट को और इट सिंप्लीफाई कर लिया। सो दिस इज द वर्क डन फॉर्मूला फॉर रियल गैस। अब अगर मैं आइडियल गैस की बात करता, आइडियल गैस में a क्या हो जाता, बोलो, 0 बिकॉज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। b क्या हो जाता, 0 बिकॉज b भी नेग्लेक्ट कर देते। फॉर्मूला क्या बन जाता, माइनस आर टी एल एन वी आई, जो होता है आइडियल गैस में। ये सब सारे हो गए। ट्राई टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम। अभी हमने जो कहा आपको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे तभी सॉल्व हो पाएगी क्वेश्चन। 2 इंफॉर्मेशन, और मैं भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पहले आप सारे लिखो, जो आपको पूछा है पहले वो लिख लेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दे दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस OH- निकाल लिए, तो जो दे दिया वो लिख लेते हैं। H2 गैस प्लस O2 गैस हाफ गिविंग H2O लिक्विड। श्रेयस ये बनना चाहिए अभी इसमें आधा घंटा लग जाए, कोई टेंशन नहीं। तो डेल्टा लिख लेते हैं, तो क्या माइनस 286, और क्या पता है आपको, OH माइनस एक्वस पता है, कैसे बनाएंगे इसको, हाफ H2, थिंक अबाउट इट, आई नीड दिस, हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक्वस दिस। जो भी क्वेश्चन इस नोट्स में है वो सारे करने हैं, ये आपको निकालने हैं। तो डेफिनेटली अगर निकालने हैं, मुझे और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे H2O को एलिमिनेट करनी है। हाउ टू अप्रोच, करिए सॉल्व। सिद्धांत सॉल्व हुआ, नहीं ने सर। है क्या, ने सेशन में है कि नहीं, ने सेशन में है, नहीं है सेशन में, फिर सॉल्व हुआ। नहीं, वो एक इक्वेशन नहीं मिला। बिल्कुल आएगा बेटा, दिमाग पे जोड़ डालो। आज के क्लास के सारे रिलेटेड है। आई विल ब्राउज द पेजेस, यू कैन ट्राई टू फाइंड द रिएक्शन, ठीक है ना। वो 57 बोलो मत, बोलना नहीं कुछ नहीं बोलना है। आर यू गेटिंग इट, बोलना नहीं है बेटा कुछ, ठीक है। हेलो, बोलना नहीं है, मुझे ये इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। अब तुमने बोल दिया, आधे लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मुझे चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा इक्वेशन चाहिए जहां पे OH माइनस हो। हेलो, हाँ सर। वो तो यूज करनी पड़ेगी ना, तभी तो मुझे OH माइनस मिलेगा, क्योंकि इससे तो मिलेगा नहीं। होता क्या है, जैसे अगर मैं रिकॉल करूं, थोड़ा गौर करो, मैं पुराना एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत पुराना, बहुत बेसिक सा, ये वाला एग्जांपल। मुझे अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन चाहिए, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। या मुझे अगर A से B चाहिए,
और ए से सी दिया हुआ है तो सी से भी चाहिए ना, तभी तो कर पाऊंगा। सेम चीज वहां पे भी है। तो आई हैव हियर I need OH minus, but there is no OH minus given equation. So I have to assume कि there must be some known reactions जहाँ पे OH minus मिलता होगा, तो उसको लिखूंगा पहले जो हमारे पास अवेलेबल है। कुछ नहीं बोलना तेरा, जो आपको समझ में आ रहा है वही सही है। आप दिमाग फिट करिए इस बात को, पहले जो आप सोचते हैं वो फिट करिए। और सबसे बड़ी लेसन मैं आपको बताऊंगा आज, सबसे बड़ी लेसन ये है कि यहाँ आज के बाद जितने टॉपिक्स हो चुके हैं, वी बोथ आर इक्विवेलेंट। आप स्टूडेंट हो, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बट जब टॉपिक खत्म हो गई मतलब आप दोनों हम दोनों कोई डिफरेंस नहीं। विल वर्क टुगेदर एंड विल ट्राई टू गेट गुड मार्क्स। सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ानी है, थोड़ी एक्सपीरियंस है हमें आपसे ज्यादा, अदरवाइज आप हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो चीजें पढ़ाई हो चुकी है। मेरे नोट्स आपको मिल गए, मेरी नॉलेज आपको मिल गई, सिर्फ सोचना है। सिंस पहली बार सोच रहे हैं तो दैट इज द डिफिकल्टी। मैंने 10 बार सोच लिया, इसलिए मुझे लगता है आसान है। आसान नहीं भी हो सकता है, बट यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट। तो मुझे ये इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है, इसको यूज करनी है, ये निकालनी है, उसको यूज करके तो निकलेगा नहीं। मुझे वो हर एक चीज चाहिए जो इसमें अवेलेबल है। अब देखो O2 अवेलेबल है तो मिल गया, H2 अवेलेबल है पर H2 हाफ ही चाहिए, तो मुझे हाफ H2 हटाना भी तो पड़ेगा, कहीं से हटाना भी तो पड़ेगा। तो वेयर व्हाट आर दोज रिएक्शंस जो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ और फाइनली ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन ला सकता हूँ। अब आई विल ट्राई टू ब्राउज द पेजेस। जूल थॉमसन इफेक्ट क्लियर हो गया। कूलिंग इफेक्ट बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, अबव इन्वर्जन टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट। देखिए आपके सामने कौन कौन से रिएक्शन है, इस सारे पेज को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, डेफिनेटली इसके आसपास ही होगा, ये भी मैं हिंट दे सकता हूँ आपको। यहाँ देखिए, इस पेज को देखिए, सबको दिख रहा है, पढ़ रहे हैं सब हाँ दो रिएक्शन। हाँ फिर सर। फिर देखिए बेटा, देखिए इस पेज पर कोई रिएक्शन मिल रहा है क्या जो आपको हिंट दे सकता है, जिसका डेटा हमें नोन होना चाहिए, जिससे मैंने स्ट्रेस दे दिया। हाफ H2 मत बोलो मिल मत गया। बोलो मत, बोलने थोड़ी बोल रहा हूँ। अभी 30 को मैंने मना किया, बोलना नहीं है। अब ऑब्जर्व करिए, यू विल डेफिनेटली सॉल्व इट। अब जो अभी आपने देख के किया, क्यों देख के किया? बिकॉज आप कुछ रिटेन नहीं कर पाए जब पढ़ाया था, तो इम्पॉसिबल है। इतना कुछ पढ़ाएंगे तो कैसे रिटेन करेंगे सब कुछ? तो रिविजन विल हेल्प यू। जब आप रिवाइज करेंगे सभी चीजों को, जब चीजों को रिवाइज कर लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी, कैसे छूटेगा क्वेश्चन। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, एक भी न्यूमेरिकल का टॉपिक तो नहीं छूटना चाहिए। सिद्धांत सिंपल सा, मेंस तक तो छूटना ही नहीं चाहिए। मेंस इज वेरी वेरी इजी। हम मेंस को भी डिफिकल्ट बना लेते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते। मेंस बहुत ज्यादा आसान है, मेरे हर एक स्टूडेंट को फुल मार्क्स आना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। उसके आसपास भी आए तो चलेगा। अब बचता है कि सर फुल मार्क्स कैसे लाएंगे, तो घटिया घटिया चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे अभी मैं रिकॉल करूँ, फिर से पूछता हूँ क्वेश्चन, ठीक है बताओ। मैं एक बहुत अच्छे बच्चे से पूछा था, ठीक है बताओ, हाइड्रोजन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले पढ़ा है, मान लेते हैं पढ़ा हुआ है। H2O2 के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कौन कौन से रिएक्शन है? H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, बिकॉज़ इट हैज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के रिएक्शंस होंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के रिएक्शन होंगे, एसिडिक मीडियम में होंगे, बेसिक मीडियम में होंगे, डेफिनेटली क्लियर है। हाँ। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कौन कौन से रिएक्शन है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, बताइए। और आप ये नहीं बता पाते हैं तो फिर क्या ये प्रूफ है कि आप इंटेलिजेंट हो? अगर बता दोगे तो, या नहीं बताओगे तो आप कमजोर हो पढ़ने में? बताओ बताओ। अगर आपने, मैंने पूछा क्वेश्चन और आपने रिएक्शन सारे बता दिए, तो क्या इससे प्रूफ होता है कि आप इंटेलिजेंट हो? या नहीं बताया तो क्या आप कमजोर हो? नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। यू आर डूइंग गुड रिविजन, दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग द आंसर। यू आर नॉट डूइंग गुड रिविजन, यू आर नॉट टेलिंग द आंसर। तो इन सच चैप्टर्स वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा एप्टीट्यूड चाहिए सॉल्विंग का। किसी का थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा है, तो दे कैन गेट गुड मार्क्स। बट व्हाई शुड आई मिस दोस इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स जो हमें तो कोई भी मेहनत कोई भी कर सकता है। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन था मेरा, कि क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने किसी को कुछ बोला नहीं। मैं जानता हूँ कि भूल मैं मुझसे आप खुद पूछेंगे तो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा।
बिकॉज मैं खुद टच में नहीं हूँ। बट सवाल ये है कि कैन आई मेक दोज टॉपिक स्ट्रॉन्ग इन द रिमेनिंग टाइम? यू कैन डेफिनेटली मेक इट, बट ये हमारा सोच होना चाहिए और लास्ट तक हमें स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। मैं एक से बढ़कर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है, तो कहाँ से बता पाएंगे? तो एक्चुअल पढ़ाई जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो स्टार्ट होगी आपकी। प्लानर में डालना है, रिवाइज करनी है, अच्छे से बार बार पढ़ना है, तो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। कोई नहीं, कोई पीछे पीछे नहीं कर सकता। तो टाइम मिला, टाइम आपको थोड़ा कम मिलेगा बिकॉज कोरोना कोरोना तो शायद होने वाला नहीं है। होगा तो फिर तो बढ़िया ही है। अच्छा सर, बना रहे हो कि कोरोना हो जाए फिर से? कोरोना से क्यों परेशान ना हो, लेकिन कोरोना हो जाए तो घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। 5-6 महीने और मिल जाएंगे, आराम से रिवाइज करेंगे बैठ के, कोई किसी को तकलीफ ना हो। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, करिए सॉल्व, टेक द इक्वेशन, यूज हेस लॉ, सब्ट्रैक्शन एडिशन से लिखिए और फाइनली गेट द आंसर। रेस्ट निकालो, सिद्धांत निकालो। हाँ सर। हो गया सर। हो गया ना? मैंने कुछ हेल्प किया क्या? तो कुछ हेल्प नहीं कर किया मैंने, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको भी उतना ही आता है ना, नॉलेज की कोई कमी नहीं है अभी। तो श्रेयस अपने रिविजन प्लान बनाइए खुद से, और उसमें मैं भी बनाऊंगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। वीक पर डे, जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगी इस वीक आपकी, इस वीक के बाद कुछ पढ़ाने वाले टॉपिक नहीं है, वो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूंगा, रिवाइज कराता रहूंगा। एंड डोंट थिंक ऑफ द रिविजन प्लान की रिविजन पढ़ाएंगे सर, फिर से टॉपिक पढ़ाएंगे, इम्पॉसिबल है। जो 1.5 साल में हम लोग पढ़ाते हैं 11th को, आपको एक महीने में कैसे पढ़ा सकते हैं? आई विल स्टिल सम क्लियर सम थियरी फॉर द स्टूडेंट जो जिसको दिक्कत है, आप बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए। लेकिन मैं कहूंगा आपको साफ साफ कि आपको जो दिक्कतें हैं आप पढ़िए खुद से, पहले पूरा नोट्स रिवाइज करिए। अभी आप एक बच्चा ऐसा आएगा जिसको केमिकल विज्ञान कुछ भी याद नहीं है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू टीच ऑल द कंप्लीट चैप्टर, बट स्टिल आई विल डिस्कस सम थियरी। बट आपके लिए क्या जरूरत है? जरूरत है क्या वो क्लास की? सुरेश बताओ, जरूरत है? नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस टाइम पे हम टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दुनिया के सभी बुक्स ट्राई करेंगे, जितने भी मेरे पास असाइनमेंट है, मटेरियल हम सब सॉल्व करेंगे। व्हाई शुड आई वेस्ट आवर टाइम लर्निंग दोस रिवीजन सेशन, गोइंग जॉइनिंग दोस रिवीजन सेशन? उसी टाइम पीरियड में मैं पढ़ लूंगा, सॉल्व कर डालूंगा। कौन कौन से रिएक्शन है हमारे पास? H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिविंग H2O लिक्विड। इससे मुझे डेल्टा H क्या होती है? माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल, जो जूल में ही है। एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन हाफ H2 गैस प्लस एक्वस गिविंग H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। डेल्टा H क्या होती है इसकी? जीरो, अप्रोक्सीमेट होता है जीरो, एग्जैक्ट नहीं होता, सॉल्विंग के जीरो मान लेते हैं। नाउ आई हैव हम रिएक्शन 1 2 3, आई नीड टू गेट व्हाट? 4, है ना? अब बताइए, आ जाएगा अब 1 2 3 से 4 आएगा ना? हाँ। सर। क्या क्या ऑपरेशन करोगे बताओ, किसको किस में ऐड 1 करोगे? - 2 - 3। 1 - 2 - 3 should be equal to what? ठीक है श्रेयस, डन। अब इस पूरे वीक इलेक्ट्रो तो मैं अपने सामने करवा रहा हूँ, इस पूरे वीक आप थर्मो की बुकलेट कंप्लीट करिए इस पूरे वीक में। अच्छा, किरचॉफ लॉ बताया था क्या मैंने? जो किरचॉफ लॉ नहीं बताया था, ये छूटना ही रहता है। किरचॉफ्स इक्वेशन, नॉट किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन is used for a chemical reaction. It's very simple. The formula is delta H2 equal to delta H1 delta Cp dt T1 to T2. What is delta H2? Enthalpy change at T2. Delta H1 enthalpy change at T1. इसी का मॉडिफाइड फॉर्म क्या लिख सकते हैं? सिंपल फॉर्म डेल्टा H1
डेल्टा Cp T2 minus T1, ये कब लिखेंगे? when delta Cp is independent of temperature। अब डेल्टा Cp है क्या? तो डेल्टा Cp है चेंज इन Cp, तो Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। कैसे लिखेंगे? Cp ऑफ C, मतलब व्हाट इज Cp ऑफ C? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ C इनटू C। Cp ऑफ D मैं डेरिवेशन बताऊंगा, Cp ऑफ D इनटू D माइनस Cp ऑफ A इनटू स्मॉल a, Cp ऑफ B इनटू स्मॉल, इसी डेल्टा C। अब ये सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है, कैसे लाते हैं, नहीं लाते हैं कैसे लाए मैटर नहीं करता, बट जान ले तो अच्छी बात है। बिल्कुल हेस लॉ इज सुपर इक्वेशन, सुपर। हेस को भी नहीं पता कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है। T1 पे कराया, T2 पे कराया, यहाँ पे डेल्टा H1, तो यहाँ पे डेल्टा H2। नाउ आई वांट टू रीच फ्रॉम T1 रिएक्टेंट टू, किस पे कराया इसको? T1 पे। किस पे कराया इसको? T2 पे। आई वांट टू रीच फ्रॉम T1 रिएक्टेंट टू T2 प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स आर T1, टू रिएक्ट प्रोडक्ट्स आर T2, मुझे पहुंचना है। हाउ मेनी पाथ्स आर अवेलेबल? शेष बताओ। हम पहले रिएक्टेंट को T1 पे टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ले जाए, फिर प्रोडक्ट को T1 से कहाँ ले जाए? T2। T2 पे। T2। बिल्कुल हेस लॉ। हमने रिएक्टेंट को पहले T1 से T2 ले गए, और T2 पे रिएक्टेंट को कहाँ ले गए? प्रोडक्ट पे। दो पाथ हो गए ना, बोलो। हाँ सर। दो पाथ हो गए। जब दो पाथ हो गए तो हम हेस लॉ लगा सकते हैं दोनों का। पाथ 1, तो पाथ 1 लिखो, तो मैं लिखूंगा डेल्टा H1 प्लस, अब अच्छा D को T1 से T2 ले गए, तो क्या सिस्टम चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा H? क्या फॉर्मूला होता है? NCP डेल्टा T। तो D इंटू Cp ऑफ D इंटू क्या होगा? T2 माइनस T1 प्लस C इंटू Cp ऑफ C इंटू T2 माइनस T1। नहीं तो फिर DT लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? और DT फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा। सिमिलरली अब हम रिएक्टेंट को T1 से T2 ले जा रहे हैं, सिस्टम इज सेम। सिस्टम इज सेम, तो फिर क्या लिखेंगे? A इंटू डेल्टा H ऑफ A, डेल्टा H ने Cp Cp ऑफ A इंटू T2 माइनस T1 प्लस B इंटू Cp ऑफ D इंटू T2 माइनस T1। सारे रिएक्टेंट को हम लेकर T1 से T2 बाय अप्लाइंग डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T, प्लस क्या कर दें? डेल्टा T। डन। दोनों क्या होंगे? इक्वल। बस डेल्टा H2 को इधर ले आते हैं, तो डेल्टा H2 इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा H1 प्लस D, C मोल्स हैं Cp ऑफ C प्लस D मोल्स हैं Cp ऑफ D माइनस A इंटू Cp ऑफ A B इंटू Cp ऑफ B। और उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस अब फॉर्मूला आ गया ना, डेल्टा Cp P2 माइनस, this is Kirchhoff's equation. What is Kirchhoff's equation? Relation of enthalpy change, relation between enthalpy change enthalpy of reaction
at two different temperature. आगे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ where Cp of A is what? Molar heat capacity. Okay. Cp of B, Cp of C. तो Hess law is very strong theory. बड़े आराम से हम कुछ भी theory derive कर लेते हैं. So all the three formula, delta H के दो formula in terms of bond enthalpy, in terms of delta HF and Hess Kirchhoff's equation का जो formula था, सभी रिजल्ट आ गए Hess law के थ्रू. What is delta H1? Enthalpy of reaction at T1 temperature, delta H2 at T2 temperature. Yeah. So in this whole week, just try to finish your what? Thermodynamics की booklet. पहले exercise 1 complete करिएगा, फिर 2 complete करिएगा, फिर धीरे-धीरे सारे move करिएगा. Tomorrow we'll discuss the remaining part of electrochemistry. और कल एक बार आप रिवाइज करके बैठना जितना हमने पढ़ाया है. बहुत कम डिस्कशन किए, आराम से आधे घंटे में रिवाइज हो सकता है. कल मैं फॉर्मूले पूछ लूंगा और फिर आगे कंटिन्यू करूंगा. Because tomorrow we'll discuss galvanic cell. ठीक है, क्लियर सबको? अफेयर क्लियर है सिद्धांत? हाँ सर. हाँ सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू.